नमस्कार मित्रों। कितना अच्छा हो अगर विवाह की नींव प्रेम और विश्वास पर टिके। हाँ, कितना अच्छा हो जब पति पत्नी एक दूसरे के गुण दोषों को आत्मसात करते हुए चलें। कुछ ऐसी ही मन की अनुभूतियों को लेकर मैं डॉक्टर अंजू वेद इस स्वरचित कहानी को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है अधूरी नहीं हूँ। सेठ राघव दास के बगीचे की प्रशंसा आसपास ही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी कौतूहल का विषय थी। कारण था बगीचे की सुंदरता और पेड़ पौधों की ऐसी दुर्लभ किस्में जिन्हें हम केवल किताबों में पढ़कर रख देते हैं। राघव दास का जीवन इस बगीचे को सींचने में आधा खर्च हो चुका है, फिर भी वह इसमें बिना थके प्रतिदिन श्रमदान करते हैं। कहने को परिवार के साथ साथ दर्जन भर नौकर भी बगीचे की देखरेख करते हैं, परंतु पौधों को बालक की तरह हाथों से संवारने में जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, वह राघवदास के लिए अमूल्य है। राघवदास की बेटी यशवंती माँ के साथ बगीचे की बारीकियां सीखती और रसोई के मसालों के पौधों और क्यारियों को बहुत ध्यान से समझती। उन्हें कुछ ऐसे सुझाव भी देती जो बगीचे के सौंदर्य और उपयोगिता के लिए आवश्यक होते। यशवंती तीनों भाइयों से अधिक पढ़ी थी। राघवदास की बेटी की समझदारी पर अक्सर बेटों को डांटा करते। कुछ सीखो इससे, उसी घर में तुम रहते हो और उसी में ये घर को संवारती है और तुम बस बस रहने दो बाबूजी। यशवंती उन्हें बीच में ही रोक देती। ये तीनों मुझे फिर डांटेंगे, कहेंगे तुझे इतनी सियानी बनने की क्या जरूरत है। वह हंसती और अपनी चुहलबाजियों से सबको हंसाती। यशवंती पिता के साथ साथ भाइयों की भी लाडली थी। पिता और पुत्रों के बीच मीठी तकरार में वह सेतु बनकर खड़ी रहती, उनके बीच की दूरियों को कम करती। बाबूजी घर में शांति और सौहार्द चाहते थे। उन्हें बात बात पर झगड़ना या घर में अशांति का वातावरण बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते थे, जीवन में कलात्मक बनो। कलात्मक बनने के लिए बुद्धि का शांत होना आवश्यक है, सीख का अभिप्राय जानना आवश्यक है, उस दिशा में मन से प्रयास करना आवश्यक है। इन बातों से कभी कभी बड़े भैया थोड़ा खींच जाते और कहते, बाबूजी कब तक इन उपदेशों को लेकर बैठे रहेंगे, उनकी तरह हम भी हंसियां खुरपी थामे रहें क्या। यशवंती का विवाह तय हो गया। शहर के नामचीन घरानों में एक था उसका ससुराल। गुणवती और रूपवती यशवंती विवाह को लेकर उत्साहित रहती। अपनी अल्हड़ता में जाने क्या क्या कहती। माँ, ये सबसे बड़े हैं ना, मैं तो वहां भी हुक्म चलाऊंगी, एक ना सुनूंगी किसी की, जो चाहिए मतलब चाहिए। बड़े हुक्म चलाने के लिए नहीं होते पगली, वे घर को बांधने के लिए होते हैं, पारिवारिक संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं, समझी। माँ प्यार से थपकी लगाती। राघवदास ने यशवंती का विवाह धूमधाम से किया। उसकी हर इच्छा का मान रखते हुए वैवाहिक रस्मों को यादगार बनाया। साथ ही ससुराल में मिलकर रहने और उस परिवार की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने की भी सीख दी। भले ही राघवदास सेठ था, पर एक पिता की भांति वह ये आश्वस्त करना चाहता था कि बेटी का सुखमय दाम्पत्य जीवन स्वयं उसके हाथों से कभी भी खराब ना हो, उसमें मायके का दंभ न आए, कोई अहंकार उसमें समा ना जाए। यशवंती शीघ्र ही ससुराल में घुल मिल गई। वह मिलनसार थी। सासू माँ की सिखाई हर बात को ध्यान से सुनती, उनका वैसा ही पालन करने का प्रयास भी करती। ससुराल में नौकर चाकर थे, परंतु रसोई संभालने का दायित्व घर की महिलाओं पर ही था। इसलिए यशवंती की सास ने शीघ्र रसोई का जिम्मा यशवंती को सौंप दिया। यशवंती पूरी तन्मयता से काम करती, नौकरों का भी ध्यान रखती और अतिथियों का भी। उसके पति पुनीत को यशवंती का इस तरह हर किसी से घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता। वह बात बात पर उसे डांट देता। पहले तो ये कभी कभी होता था, पर अब रोज होने लगा। तुम इसकी बात का बुरा मत मानना यशवंती, यह बचपन से ही चिड़चिड़े स्वभाव का है, कामकाज में निपुण है, पर पता नहीं अब इसे क्या होता जा रहा है, उसकी सास यशवंती को समझाती। यशवंती को पति का यह व्यवहार कचोटता। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका कारण क्या है। यशवंती ने सोचा,
आज पुनीत से बात करूंगी, उससे प्यार से पूछूंगी, आप मुझसे दूर दूर क्यों भागते हो? क्या कमी है मुझ में? नवयौवना यशवंती अप्सरा की भांति सज संवर कर पुनीत की राह देख रही थी। पुनीत लगभग 9 बजे तक घर आ जाते थे, परंतु आज ये 9 जाने कब बजेंगे। पुनीत ने सजी संवरी यशवंती को देखकर गुस्से में कहा, यह क्या है यशवंती? रात को सज संवर कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे पिता ने ये नहीं सिखाया? पति घर आए तो क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके साथ? पुनीत की बातें सुनकर यशवंती स्तब्ध रह गई। उनके विवाह को महीनों हो गए, पर पति का प्रेम स्पर्श तक उसने अनुभव नहीं किया था। पुनीत पास बैठने में भी घबराता था। यही कारण था वह यशवंती के कमरे में तब आता जब वह थक कर सो जाती। आज पुनीत ने उसके पिता पर सवाल उठाया था। स्त्रियां सब कुछ सहन कर सकती हैं, परंतु अपने माँ या मायके पर उंगली उठाना उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वह आधुनिक स्त्री हो या गांव की भोली भाली महिलाएं। मायके पर सवाल उठाते ही उनकी रक्त वाहिकाओं में क्रोध बहने लगता है। यशवंती भी इसका उदाहरण बन गई। शायद अब से पहले उसने पुनीत पर क्रोध नहीं किया था। वह चुपचाप उसकी आदतों एवं व्यवहार को अवलोकित करती रही, परंतु आज बात थी उसके पिता की सीख की, उनके लालन पालन की, उनके संस्कार संवर्धन की। पुनीत की बातों ने सीधे उसके हृदय पर वार किया। स्वयं को संभालते हुए यशवंती ने कहा, आप क्या चाहते हैं पुनीत? मैं आपकी पत्नी हूं, क्या मुझे पत्नी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या पति के साथ और प्रेम की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चाहता, पुनीत चिल्लाया। किसे चाहते हैं आप? यशवंती प्रत्युत्तर में बोली, किसी को नहीं। मैं तुम्हें ही नहीं, किसी भी औरत को नहीं चाह सकता, किसी का पति नहीं बन सकता। यशवंती को पहली बार नजर भर देखते हुए पुनीत बोला। यशवंती को क्षण भर नहीं लगा बात समझने में। उसने पुनीत की बात का उत्तर नहीं दिया, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। दाम्पत्य जीवन के सुख का सपना चूर चूर हो गया। सिर चकराने लगा। ये तो कभी सोचा नहीं था। ब्याही बिन ब्याही रहूंगी। कहाँ जाऊं? पिता के घर? नहीं नहीं, वहां नहीं। बाबूजी इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। अभी उम्र ही क्या है मेरी? स्वयं के प्रश्नों के उत्तर देते देते यशवंती ससुराल की चौखट पार कर गई। किसने क्या कहा, किसने रोका, उसने कुछ नहीं सुना। इंद्रियां शून्य पड़ गई। आंसू निकल नहीं रहे थे और ये वज्रपात सहन नहीं हो रहा था। माँ कहती, स्त्री पुरुष का मिलन उसे पूरा करता है, माँ बनने का सौभाग्य देता है, उसके अधूरेपन को पूर्ण करता है। तो क्या मैं अधूरी हूँ? नहीं, मैं अधूरी नहीं हूँ। मेरा अधूरापन किसी और के कारण है। यशवंती मन ही मन विचार कर रही थी। अपनी अस्मिता और आत्म स्वाभिमान को संजोए वह चली जा रही थी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पुनीत के छल से आहत थी उस अपमान से जो पुनीत और उसके परिवार ने एक स्त्री का किया था। पुनीत अगर चाहता तो बता सकता था, पर उसने ये नहीं किया। साहस जुटाकर यशवंती विनायक चाचा के घर चली गई। विनायक चाचा यशवंती को बहुत मानते थे। उसने चाची को सारी व्यथा सुनाई और साथ ही अपना फैसला भी। उसका फैसला बहुत कठिन था, पर इस दुख से उभरने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। विनायक चाचा ने कुशलता से बाबूजी को स्थिति से अवगत कराया और यशवंती के फैसले के साथ खड़े होने के लिए उन्हें मना ही लिया। अपने अतीत से बाहर निकलने में यशवंती को कुछ समय अवश्य लगा, पर अब वह पूरी तरह समर्पित है स्वयं के लिए, अपने भविष्य के लिए। यशवंती ने माँ बाबूजी की सिखाई बागवानी को अपना उद्यम बनाया, मसालों को उगाया और उनका व्यापार आरंभ किया। कभी कभी निराश होती तो बाबूजी की सिखाई बातें
उसका मार्गदर्शन करती। यशवंती अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके परिश्रम और ईमानदारी ने उसकी उद्यमशीलता को पंख लगा दिए। यशवंती का यश एक महिला व्यापारी के रूप में फैलने लगा। यशवंती ने एक नन्ही बालिका को गोद लिया और मां का दर्जा भी प्राप्त कर लिया। आज वह अधूरी नहीं है, पुरुष के बिना भी पूर्ण है, सफल है, कांटों पर चलकर ही सही, सुख में जीवन की वाहक है। उदाहरण है समाज की उन महिलाओं के लिए जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, रूढ़ियों में जकड़ी हैं, पर बाहर निकलने से डरती हैं, भयभीत होती हैं उनके विरुद्ध खड़े होने में। धन्यवाद। आशा करती हूँ कहानी माला की कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आपका प्रोत्साहन और प्यार हमें ऊर्जा देता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।